हेलो स्टूडेंट, देखिए मैकेनिक्स के लेक्चर में हम लोग रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग कंपैरिजन किए थे। यहाँ पे रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन किस तरह से कंपैरिजन हुआ देखिए। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन जैसे न्यूटन्स या ट्रांसलेशनल मोशन इक्वेशंस थी तीनों, वो इसी तरह से एग्जैक्टली लिखी जाएंगी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जो तीनों इक्वेशंस होंगी वो उसी एनालॉगी में लिखी जाएंगी, ठीक है, एनालॉगस टू द लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन। तो इस तरह से हमने कंपैरिजन जो देखा था 10 कंपैरिजन यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। पावर का फार्मूला टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे फोर्स इनटू वेलोसिटी है, ठीक है। इसी तरह से देखिए जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होते हैं लीनियर मोशन के लिए या ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, उसी तरह से रोटेशनल मोशन के लिए भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं देखो, एग्जैक्टली वही हियर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, linear motion, Newton's law of linear motion can be written parallelly can be written parallelly या similarly for the rotational motion। सच एज देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा लीनियर मोशन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसी तरह से रोटेशनल मोशन के लिए भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, सच एज पहला जो होगा देखो इनर्शिया है ना, जिसमें इनर्शिया का हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि कोई बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में हमेशा बनी रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल एक्शन या एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट किया जाए, तब तक वैसी अवस्था बनी रहेगी। इसी तरह से ये भी है a body continuous in the state of rest, in the state of rest or of uniform rotationally motion, uniform rotationary or uniform rotationary motion unless a body continuous in the state of rest or of uniform rotationary motion unless an external force is applied to it, unless an external force applies to it, यानी जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें तब तक वो बॉडी उसी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनरी मोशन में बनी रहेगी, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ हो गया, जैसे लीनियर की तरह लिखे थे ऐसे दूसरा देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क। वहां पे क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, यहाँ पे रोटेशनल मोशन है तो यहाँ पे टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तीसरा क्या था, टू एवरी टॉर्क देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, जैसे वहां पे एवरी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा था, ऐसे यहाँ पे भी है। टू एवरी टॉर्क देयर इज an equal and opposite
इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क, हर एक टॉर्क के अबाउट एक इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क एक्ट करेगा किसी भी बॉडी पर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लीनियर मोशन को यहाँ पे रोटेशनल मोशन के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो सिंपली, तो दो तरह की मोशन आपने देखी, एक रोटेशनल और एक लीनियर। ठीक है, तीसरी मोशन यहाँ पे चर्चा नहीं होगी, जो दोनों का मिक्स होगा, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल बोथ। मैक्सिमम बॉडी ये रोटेशन करती हैं, ये मोशन करती है, तीसरा मिक्स मोशन जिसमें दोनों होते हैं। अब आ जाती है चर्चा, हम लोग करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर की, या सिंपली नाम दें इनर्शिया टेंसर। इनर्शिया टेंसर होता क्या, हमने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है। तो टेंसर क्वांटिटी बेसिकली होती क्या है, देखो यहाँ पे इनर्शिया टेंसर के फॉर्म में लिखा गया है, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द इक्वेशन, देखो कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन यहाँ पे जो वेक्टर जे की लिखी गई थी, इक्वेशन क्या लिखी गई थी, जनरल इक्वेशन वेक्टर जे के लिए ये लिखा गया था, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर वेक्टर ओमेगा माइनस ओमेगा आर कॉस थीटा इंटू वेक्टर आर। कुछ ये इक्वेशन लिखी गई थी, एम का मल्टीप्लिकेशन था यहाँ पर भी। ठीक है, कुछ इस तरह से इक्वेशन आके आई हुई थी इसकी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन बन के आई हुई है आपकी, और इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन बन के आई हुई, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, कंसीडर करिए, लेट अस कंसीडर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। ठीक है, कुछ इस तरह का कंसिडरेशन करना है। ये जो रोटेशनल बॉडी थी हमारी, रोटेटिंग बॉडी सिंपली कहाँ गई, जो हमने बहुत शुरुआत में बनाया हुआ है, इस बॉडी को, इस मोशन जो यहाँ पे मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग इस जे को के अलॉन्ग में, ठीक है, जे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आया हुआ है, ये तो सिंपल एक सिंगल पार्टिकल का जेपी आया हुआ है, इसी तरह हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आएगा, उसका हम लोग समेशन कर लेंगे। वो समेशन हम लोगों ने कहाँ दिखाया है, यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है, अब उस समेशन को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तीन पार्ट में। मान लेते हैं कोई एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे बनाएं, सिंपल या आर्बिट्रेरी, कहीं पर ओरिजिन ले लें किसी फिक्स पॉइंट पर, और वहां पर एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ करें, और उस एक्सिस से इन तीनों वेक्टर्स या जो वेक्टर जे आया होगा टोटल, उसका हम लोग कंपोनेंट लिखें, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का कंपोनेंट लिखें। इस तरह से सारे कंपोनेंट या लीनियर वेलोसिटी या पोजीशन वेक्टर आर के कंपोनेंट्स लिखें सभी के। ठीक है, तो वो जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हम लिखने जा रहे हैं। देखो ओमेगा को कुछ इस तरह से लिखा गया, यानी जो वेक्टर ओमेगा था वो कुछ इस तरह से ब्रेक हुआ। वेक्टर आर जो होगा वो जनरल कैसे लिखा जाता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरह से जो वेक्टर जे होगा वो कैसे लिखा जाएगा, जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप। कुछ इस तरह से हम लोग कंसिडरेशन कर ले रहे हैं। तो वेक्टर आर और यहाँ पे वेक्टर आर स्क्वायर क्या होगा, देखो सिंपली वेक्टर आर डॉट आर, ये होगा आर स्क्वायर। कैसे आर स्क्वायर होगा, क्योंकि सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर लीजिएगा खुद, एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ करेंगे मल्टीप्लीकेशन और सबको सम अप कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो सारी वैल्यू पता चल गई। वो हम पुटअप करते हैं इक्वेशन नंबर, मान लेते हैं ये 1 है। ठीक है, पुटिंग
all the values into इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज रखें, वी गेट, देखो इक्वेशन 1 में जब सारी वैल्यूज हम रखेंगे तो क्या मिलता है हमें, यहां से देखो वेक्टर जे की जगह पे क्या हो जाएगा, जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप, कुछ इस तरह से वेक्टर जे आ जाएगा। समेशन ऑफ एम बाहर ले लो, और यहां पे देखो आर स्क्वायर इंटू वेक्टर ओमेगा है, इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, कुछ इस तरह से, माइनस ओमेगा आर कॉस थीटा है, ठीक है, ओमेगा आर कॉस थीटा। ओमेगा आर को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा आर को कैसे लिख सकते हो, ओमेगा की जगह पे क्या हो जाएगा, सिंपली देखिए यहां पे ओमेगा आर कॉस थीटा है ना, इसको वेक्टर आर डॉट वेक्टर ओमेगा लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, इसी की वैल्यू तो होगी ओमेगा आर कॉस थीटा। देखिए वेक्टर आर डॉट वेक्टर ओमेगा लिख दें, एम तो हमने बाहर ले लिया है और इसी की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो क्या बनेगा, देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, कुछ ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इसी के साथ साथ जो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ साथ ओमेगा वेक्टर या वेक्टर आर होगा, ठीक है, वो क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कुछ इस तरह से वेक्टर्स बना हुआ है, ठीक है। देखिए ये ओमेगा आर डॉट ओमेगा इंटू वेक्टर आर, वो हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं, जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जेड जे जेड के कैप इक्वल टू समेशन ऑफ एम, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, हर एक टर्म आ जाएगा ओमेगा एक्स के साथ, कैसे आएगा देखो, ओमेगा एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी जगह पे आर स्क्वायर ही रहने दो सिंपल पहले अभी, तो ज़्यादा आसान होगा लिखने में, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर ओमेगा वाई जे कैप प्लस आर स्क्वायर ओमेगा जेड के कैप, कुछ ये हो जाएगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा इनका तो क्या आएगा, माइनस देखो ओमेगा एक्स का एक्स के साथ होगा ओमेगा एक्स इंटू एक्स आई कैप, और आई कैप का 1 हो जाएगा, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा, ओमेगा एक्स या एक्स इंटू ओमेगा एक्स प्लस वाई इंटू ओमेगा वाई और प्लस जेड इंटू ओमेगा जेड, कुछ इस तरह से हो जाएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेक्टर आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कुछ इस तरह से है, ठीक है। देखो ऐसे हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो एक्स आई कैप इन सभी के साथ होगा, इन सभी के साथ एक्स आई कैप लिखा जाएगा, इसी तरह से वाई जे कैप इन सभी के साथ लिखा जाएगा, इसी तरह से जेड के कैप, जैसे हमने आर स्क्वायर को सबके साथ लिखा ऐसे ही यहाँ पे इसको भी लिखेंगे। तो आई कैप यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा टोटल आई कैप का, उसको इस आई कैप के कंपोनेंट से कंपेयर करें, ठीक है। कंपेयरिंग components of I cap, J cap and K cap from the above equation या previous equation we get,
ये कंपैरिजन हम करें तो क्या मिलेगा, देखो जे एक्स, जो एक्स वाला कंपोनेंट होगा, आई कैप वाला कंपोनेंट उसके साथ होगा। आई कैप वाले कौन कौन से कंपोनेंट है, दिस, और माइनस साइन के साथ दिस इंटू दिस, यही होंगे। ये हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो जे एक्स इक्वल टू, यहां पे क्या लिखोगे, समेसन एम, समेसन रहेगा उसके साथ साथ आर स्क्वायर ओमेगा एक्स माइनस एक्स ओमेगा एक्स प्लस वाई ओमेगा वाई प्लस जेड ओमेगा जेड इंटू एक्स, कुछ इस तरह से मिलेगा हमें। ठीक है, देखिए ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी जे एक्स की। इसको आप थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं, पर अभी कर लेते हैं थोड़ा सॉल्व। देखो जे एक्स इक्वल टू समेसन एम, यहां पे देखो आर स्क्वायर ओमेगा एक्स है, आर स्क्वायर ओमेगा एक्स माइनस, अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओमेगा एक्स माइनस एक्स वाई ओमेगा वाई माइनस एक्स जेड ओमेगा जेड, कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा। समेसन एम, देखो यहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें या ओमेगा एक्स कॉमन ले लें, यहां पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों टर्म से हमने ओमेगा एक्स कॉमन ले लिया। इसी तरह से इंडिपेंडेंटली ओमेगा वाई और ओमेगा जेड को लिख सकते हैं, कैसे, माइनस साइन समेसन एम, समेसन को हम अंदर ब्रेक कर ले रहे हैं सबके साथ। ठीक है, कंफ्यूजन ना क्रिएट करिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। समेसन इसके अंदर इनबिल्ट हो जाएगा समेसन एम। ये समेसन की प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर समेसन ऑफ एक्स वाई जेड ऐसे लिखा गया है, इसको हम लोग समेसन एक्स प्लस समेसन वाई प्लस समेसन जेड लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं समेसन की, तो ये सब जानते रहिएगा। समेसन अंदर इनबिल्ट हो जाएगा, किस तरह से, ऐसे जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर माइनस साइन समेसन एम एक्स जेड ओमेगा जेड, एम यहाँ पे स्मॉल हमने कैपिटल बनाना शुरू कर दिया, क्या गलती से, चलिए ठीक है, शुरू से ही कैपिटल शायद लिखा हमने, नहीं शुरू में स्मॉल भी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ही रहने दीजिएगा, एम आपका स्मॉल है, ये बात ध्यान रखिएगा, एम जो है आपका स्मॉल है, कैपिटल एम नहीं है, स्मॉल एम का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, क्योंकि हर एक पार्टिकल का जब स्मॉल मास स्मॉल एम हम लोग सम अप करेंगे तो टोटल मास जो आएगा कैपिटल एम वो इनबिल्ट होगा टोटल बॉडी के लिए। ठीक है, तो हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल मास स्मॉल एम माना गया है। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ इस तरह से ब्रेकिंग हो जाएगी। सिमिलरली जे कैप वाले कंपोनेंट जब आप करेंगे तो जे वाई आएगा। ठीक है, वो क्या होगा, समेसन ऑफ एम ओमेगा वाई, देखो क्या होगा, ओमेगा वाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई हम ले रहे हैं। ठीक है, माइनस समेसन एम एक्स जेड, देखो क्या आएगा, एक्स जेड ओमेगा जेड माइनस समेसन एम जहां पे एक्स है वहां पे वाई ले लीजिए आप, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई लेना हमें, यहां हो जाएगा समेसन एम वाई
और जहां y है वहां पे हम लोग x ले लेंगे, वाई एक्स ओमेगा एक्स, ठीक है, माइनस समेसन m वाई जेड ओमेगा जेड, ठीक है। जहां जहां आपका y है वहां वहां x ले लीजिए, या जहां x है वहां y कर लेंगे, यही अंतर आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से देखो, कुछ इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जहां जहां x है वहां y कर देंगे, जहां y है वहां x कर देंगे। इसी तरह से jz लिखो। अब जहां जहां x है वहां पे एक इक्वेशन अगर आप याद रख लेंगे तो उसके प्लेस पे बना सकते हैं, ठीक है, सिमिलरली करके लिख सकते हैं। कैसे, या खुद कंपेयर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा जेड होगा, जहां x है वहां z, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस समेसन m, जहां पे x है वहां पे z, ठीक है, वही करिएगा, माइनस समेसन m z, और जहां पे z है वहां पे x, ठीक है। कुछ इस तरह से कंपेयर करके तीनों कंपोनेंट, इस इक्वेशन से कंपेयर करके तीनों कंपोनेंट ऐसे लिख दिए जाएंगे, जे एक्स जे वाई जे जेड, ठीक है। ये कंपोनेंट लिख दिए गए। इसमें थोड़ी सी हम लोग अरेंजमेंट अगर कर लें, ओमेगा एक्स वाले कंपोनेंट एक साथ लिखें, ओमेगा वाई वाले एक साथ, ओमेगा जेड वाले एक साथ लिखें, ठीक है। एक साथ लिखने का मतलब लाइन टू लाइन ऐसे ही, कॉलम वाइज देखें तो ओमेगा एक्स वाला एक साथ दिखे, ओमेगा वाई वाला ऐसे दिखे, ओमेगा जेड वाला ऐसे दिखे। तो इस तरह से अगर अरेंज करके लिखें तो क्या हो जाएगा, देखो इन तीनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर कुछ डाल दीजिए। यहां पे इक्वेशन कौन सी दी गई थी, 1 ही है, चलिए इसको 2 ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, ठीक है। नाउ रीअरेंजिंग इक्वेशन 2 वी गेट, रीअरेंज करिए, जे एक्स क्या आएगा, ओमेगा एक्स समेसन ऑफ, ओमेगा एक्स जो है वो समेसन से बाहर है, ठीक है, उसको हम लोग आउटसाइड कर लेंगे समेसन से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, एंगुलर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है ओमेगा एक्स, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वो समेसन में नहीं बिल्ट है, उसको हम लोग आउटसाइड कर सकते हैं, ठीक है। यम आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा वाई समेसन यम एक्स वाई, ठीक है, माइनस ओमेगा जेड समेसन एम एक्स जेड, कुछ इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। ऐसे जे वाई लिख दीजिए, इसमें माइनस ओमेगा एक्स समेसन एम वाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस ओमेगा वाई समेसन एम आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ओमेगा जेड समेसन एम एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। देखो पिछली इक्वेशंस को हम लोग यहां पे कुछ इस तरह से ब्रेक करके लिख रहे हैं, ठीक है। वाई जेड होगा, यहां पे एक्स की जगह पे वाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जे जेड लिखिए, ये भी होगा माइनस ओमेगा एक्स समेसन एम जेड एक्स प्लस प्लस नहीं माइनस ही आएगा साइन यहां पे भी, ओमेगा वाई समेसन, ये सब स्मॉल एम है, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे स्मॉल एम है, समेसन एम आर स्क्वायर माइनस समेसन एम, यहां पे देखो क्या आएगा, वाई जेड आएगा माइनस ओमेगा जेड, इसके साथ क्या आएगा, समेसन एम आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो ऐसे लिखा, इसको जेड वाई भी लिख दीजिए तो ज्यादा आसान होगा। वाई जेड लिखिए या जेड वाई लिखिए, ये बात एक ही है, पर यहाँ पे हम लोग इसलिए लिख रहे हैं, थोड़ा सा आगे एक और टॉपिक पे एक बात है, उसको हम लोग प्रूव करेंगे यहाँ पे। नाउ फर्दर वी राइट above equations such as, देखो जो तीनों इक्वेशंस है इसको कैसे फिर से लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से, जे एक्स इक्वल टू, यहां पे ध्यान दो, ये वाला जो पोर्शन है समेशन एम आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आई एक्स एक्स इस तरह से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, इंटू ओमेगा एक्स प्लस इसको आई एक्स वाई, ये टोटल पोर्शन ध्यान दीजिएगा, इंटू ओमेगा वाई, कुछ इस तरह से नोटेशन दे रहे हैं, प्लस आई एक्स जेड इंटू ओमेगा जेड, ऐसे जे वाई क्या हो जाएगा, आई, यहां पे देखो क्या है, ओमेगा एक्स के साथ वाई एक्स है, प्लस आई वाई वाई इंटू ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड इंटू ओमेगा जेड, कुछ इस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो ध्यान से, या इसको रीअरेंज करके एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको लिखें आई जेड एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई जेड वाई ओमेगा वाई प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड, ठीक है। वेयर, ध्यान दीजिए, वेयर आई एक्स एक्स इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आई वाई वाई इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आई जेड जेड इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये है, इसके प्लेस पे ये वैल्यू पुट करिएगा, और एंड हम यहां पे लिख रहे हैं इस तरफ, ये आप नीचे लिखिएगा जरूर इसके बारे में, आई एक्स वाई इक्वल टू आई वाई एक्स समेशन एम इंटू एक्स वाई माइनस साइन के साथ, आई वाई जेड इक्वल टू आई जेड वाई इक्वल टू माइनस समेशन एम वाई जेड, ठीक है, जेड वाई लिखिए या वाई जेड, आई एक्स जेड इक्वल टू आई जेड एक्स, ये इक्वल है माइनस समेशन ऑफ एम जेड एक्स के, कुछ इस तरह से यहां पे वैल्यू जब सारी पुटअप करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। यहां पे हम लोग कंसिडरेशन किए हैं कुछ इस तरह से इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हियर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, हियर आई एक्स एक्स आई वाई वाई एंड आई जेड जेड कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the rigid body is called moment of inertia of the rigid body about x y comma z axis रिस्पेक्टिवली, जो हमने एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ पे लेकर के चले थे उसके अबाउट में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उस रिजिड बॉडी का अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग क्वांटिटी आई हुई है, एंड आई एक्स वाई आई वाई जेड कामा आई एक्स जेड
आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ये दो एक्सिस के प्रोडक्ट से मिलकर के बना है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसका नाम दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है वो एक ही क्वांटिटी को किस तरह से एक्सिस के अबाउट अलग अलग आ रही है, उसकी वैल्यू जो उसका मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग आ रहा है। हर एक एक्सिस के अबाउट हम लोग अलग अलग निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो ब्रेकिंग हुई है कुछ इस तरह से ब्रेकिंग हो करके आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, इसीलिए इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को टेंसर बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन इसको नाम दे दीजिए आप, पिछली इक्वेशन को 2 नाम दिया था, इसको नाम दे दीजिए 3। टोटल इक्वेशन तीनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म। देखो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कुछ चीज यहां पे देखो, ऐसे लिखो, एक कॉलम मैट्रिक्स लिखो। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, अगर मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम का नंबर 1 हो और रो नंबर कॉलम से अधिक आए कुछ ना कुछ, वो कॉलम मैट्रिक्स होगी। ठीक है, कंडीशन ये है कि कॉलम नंबर 1 हो। कोई मैट्रिक्स कॉलम और रो नंबर के हिसाब से लिखी जाती है, तो कॉलम नंबर 1 होना चाहिए। इसको कैसे लिखें, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड। ध्यान दो कुछ इस तरह से, ऐसे ये आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई और आई जेड जेड, और यहाँ पे ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। ये इक्वेशन को तीनों को इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे एक आएगा वेक्टर, इस तरह से करोगे दूसरा नंबर आएगा, इस तरह से करोगे तीसरा, तीनों का सम अप और कंपेयर करोगे तो ये तीनों इक्वेशंस बन के चली आएगी। ये जो बीच वाली मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ध्यान दो 3x3 की मैट्रिक्स जो लिखी गई है, इसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया टेंसर या मैट्रिक्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, द 9 एलिमेंट, देखिए इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर आई या आई इंटू वेक्टर ओमेगा। यहाँ पे आई जो है वो ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है जो पहले लिखा गया था। वेक्टर जे को कुछ इस तरह से आई इंटू वेक्टर ओमेगा के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आई और ओमेगा कुछ इस तरह से कॉलम नंबर्स हैं या कॉलम मैट्रिक्स हैं। आई जे और ओमेगा कॉलम मैट्रिक्स है, आई जो है वो 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इसीलिए इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, ना तो स्केलर ना वेक्टर। क्यों, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी में ऐसी क्वांटिटीज आती हैं जो हर एक डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू शो करती है किसी सिंगल बॉडी के लिए। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोई मटेरियल जो आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है उसमें आप किसी भी डायरेक्शन में करंट को मेजर करें या इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो वहां पे देखेंगे वो जे जो आता है करंट इक्वेशन सिग्मा ई करके, ये आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। यहाँ पे सिग्मा जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो किसी भी डायरेक्शन में देखा जाए, किसी भी एक्सिस के अबाउट देखा जाए, सिग्मा सेम आएगा जब ये मीडियम आइसोट्रॉपिक है, यानी कि एकदम सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूट है इसके एटम्स। अगर एन आइसोट्रॉपिक हुआ तो होगा क्या, हर एक अलग अलग डायरेक्शन में इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इसी तरह से जब अलग अलग आएगी वैल्यूज अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको एक सिंगल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। हर एक डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज है तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और टेंसर जो होता है वो जनरल टर्म इस्तेमाल किया जाता है। टेंसर जो है वो एक जनरल टर्म है, किसके लिए इस्तेमाल होता है, क्वांटिटीज के लिए। हर एक क्वांटिटी टेंसर हो सकती है। ठीक है, जो टेंसर आपका यहाँ पर रैंक वाइज डिफाइन होता है, टेंसर आप पढ़ेंगे आगे, रैंक वाइज डिफाइन करते हैं। जो 0 रैंक का टेंसर होता है उसको बोलते हैं स्केलर। सिंपल नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से,
इसको बोलते हैं जीरो रैंक का टेंसर। जो रैंक 1 का टेंसर होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, या सिंपल इसको एक सिंपल मैट्रिक्स या सिंपल मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स से डिनोट कर दें, ऐसे रो मैट्रिक्स में और या सिंपल कॉलम मैट्रिक्स में, इसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, यहां पे जो कॉलम मैट्रिक्स में जे एक्स जे वाई जे जेड और ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड डिनोट है, ये टेंसर है रैंक 1 के। ठीक है, टेंसर जो है वो जनरल टर्म है। रैंक 0 के जो टेंसर होते हैं उनको हम लोग सिंपल नंबर्स बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, केवल एक फिक्स वैल्यू होगी। जो रैंक 1 के टेंसर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। उसको कॉलम से या रो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। रैंक 2 के जो टेंसर होते हैं वो होती है एक नॉर्मल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जो नॉर्मल होगी, जैसे यहां पे है, तो ये जैसे ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड और सी एक्स सी वाई सी जेड। रैंक 2 का जो टेंसर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है वो रैंक 2 की है। ठीक है, टेंसर तो सभी है, पर यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि वो हर एक एक्सिस के अबाउट अलग अलग वैल्यू दे रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग निकल के आएगी, एक्स एक्सिस के अबाउट कुछ और, वाई के अबाउट को जेड के अबाउट कुछ और। एक्स जेड कंबाइन करें, वाई जेड कंबाइन करें या जेड एक्स कंबाइन करें तो जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आएगा वो भी कुछ अलग अलग आएगा। ठीक है, पर इसमें एक कंडीशन है, यहां इक्वेशन ध्यान दीजिए, आई एक्स वाई और आई वाई एक्स जो है वो सेम अमाउंट है, यानी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो आया हुआ है वो क्या बता रहा है, वो सिमेट्रिसिटी बता रहा है। यानी एक्स वाई का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालिए या वाई एक्स का निकालिए, ये नंबर और ये नंबर सेम है। ठीक है, कुछ इसी तरह से ये नंबर और ये नंबर ये भी सेम होगा, ये नंबर और ये नंबर भी सेम होगा। ठीक है, यहां पे ये बात ध्यान रखिएगा, जो क्वांटिटीज आई हुई हैं वो किस तरह से हैं, उनकी अपनी कुछ ना कुछ मीनिंग्स हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, रैंक 2 का जो टेंसर होगा उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह से रैंक 3 का भी टेंसर आता है, वो मैट्रिक्स का फॉर्म जो लिखा हुआ है उसको क्यूबाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ये सिंपल स्क्वायर फॉर्म में है, उसको क्यूबाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हर एक वैल्यू पर आप देखेंगे सिंपल ए एक्स ए वाई ए जेड जो लिखा गया है, ये इसके पीछे भी कुछ होंगे 3 नंबर कुछ इस तरह से, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 27 एलिमेंट्स। यहाँ पे 9 एलिमेंट हैं, वहां पे इस तरह से 27 एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको रैंक 2 का टेंसर बोलते हैं। टेंसर के बारे में आप पढ़ेंगे टेंसोरियल अलजेब्रा और उसकी प्रॉपर्टीज, उस पे ऑपरेशंस कैसे होते हैं टेंसर में, ये बात आप पढ़ेंगे कब, जब हायर फिजिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब पार्टिकल फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, मास्टर्स करेंगे, उसमें एमएससी वगैरह करेंगे, तब टेंसर का यूज ज्यादा आएगा। या थर्ड ईयर में, बीएससी थर्ड ईयर में यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में टेंसर के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, टेंसर होता क्या है। तो इसी तरह से देखिए, इसके बारे में कुछ लिख लीजिए, द 9 एलिमेंट्स आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड। ठीक है, कुछ इस तरह से जो लिखे गए हैं 9 के 9 एलिमेंट्स, यहाँ पे डॉट 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 लगा दीजिए। सभी एलिमेंट्स जो हमने पीछे लिखा वो सब के सब ऑफ द 3x3 मैट्रिक्स। ये 3x3 मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या कहेंगे, may be regarded as the component of a single entity I।
इसको आई के कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दिस एंटिटी आई इज कॉल्ड, दिस एंटिटी जो यहां पे हमने लिखा है आई, उसको क्या कहेंगे, दिस एंटिटी आई इज कॉल्ड इनर्शिया टेंसर। इसी को हम लोग इनर्शिया टेंसर बोलेंगे। है क्या इनर्शिया टेंसर? एक टू रैंक का टेंसर है जो मैट्रिक्स फॉर्म में 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया है। ये बता रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आता है, ठीक है। इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, वो एक सिंगल क्वांटिटी होगी, वो मैट्रिक्स नहीं होगा। यहां से पता चला ना, एक्स एक्सिस के अबाउट निकाला तो एक सिंगल क्वांटिटी आएगी। पर ये जनरल टर्म है, ये बताता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग है, ठीक है। जैसे जो वेक्टर आपका लिखा गया है वेक्टर जे, वो कैसा लिखा गया, जे एक्स आई कैप, जे वाई जे जेड के कैप, अलग अलग एक्सिस के अबाउट जो कंपोनेंट देखेंगे एंगुलर मोमेंटम का वो कुछ अलग अलग आया हुआ है। पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, उसकी कोई डायरेक्शन तो है नहीं, पर देखा गया कि वो कुछ इस तरह से डायरेक्शनल डिपेंडेंट है कि हर एक एक्सिस के अबाउट वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। वेक्टर जे आप निकालेंगे तो हर एक एक्सिस के अबाउट इसका कंपोनेंट अलग अलग दिख सकता है, इसका भी और इसका भी, इसीलिए इसको टेंसर बोलते हैं रैंक 1 का, ठीक है। पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी कोई फिक्स स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, पर वेक्टर जे की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये डायरेक्शन यूनिक होगी पर इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ये अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग कुछ आ रहा है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिखती है, इसीलिए इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, टेंसर ऑफ रैंक 2 जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। इसको जो नोटेशन इसका देते हैं कुछ अलग तरीके से नोटेशन देते हैं, कैसे, म्यू न्यू करके आई म्यू न्यू कर दे बोल दें ऐसे, कैपिटल आई। टेंसर में आप जब पढ़ेंगे तो म्यू न्यू नोटेशन या आई अल्फा बीटा नोटेशन, कुछ इस तरह से सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में दो नोटेशन हमने लिखी हुई है, ठीक है। ये सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में, ये सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में। तो इस तरह से इस रैंक 2 के टेंसर को डिनोट करेंगे, ठीक है। इसके ऑपरेशंस अपने अलग अलग होंगे, एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, वो पूरा का पूरा अलग मैथमेटिक्स शुरू होती है। जो नॉर्मल मैथमेटिक्स यहाँ पे शुरू हुई थी उससे पूरी डिफरेंट होती है, वो होती है टेंसोरियल अलजेब्रा, ठीक है। वो पढ़ेंगे आप हायर क्लासेस में, यहाँ पर यहाँ तक ही था। एक और टर्म आता है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो है वो किसके लिए है, देखो थियरम्स हैं इनके बेस पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 2-3 थियरम्स हैं, वो क्या हैं, देखो 2 ही थियरम होती है, थियरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए यहाँ पे लिखें, थियरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थियरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर क्या क्या थियरम्स हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। देखो देयर आर 2 जनरल थियरम्स, there are 2 general theorems of great importance, बहुत ही अधिक इनका इंपॉर्टेंस है, great importance, there are 2 general theorems of great importance on moment of inertia, on moment of inertia, पहली क्या है, इसको नाम दिया है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, देखो ये क्या है, एक्सिस सिंगुलर है और एक्सेस जो लिखा है वो प्लूरल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये वर्ड है,
अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये आप पढ़े भी होंगे हो सकता है, पता नहीं, शायद अब सिलेबस बहुत कुछ कर्टेल हो चुका होगा इंटरमीडिएट का, हम लोगों के टाइम पे ये पढ़ाया जाता था इंटरमीडिएट में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, according to theorem, this theorem, the moment of inertia according to this theorem, the moment of inertia of a body about axis, about any axis is equal to the sum of, is equal to the sum of, देखो, is equal to the sum of moment of inertia according to this theorem, the moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of the moment of inertia about a parallel axis through its center of mass, through, देखिए सेंटर ऑफ मास आपको उस बॉडी का निकालना आना चाहिए, जो हमने बताया हुआ है। अधिकतर बॉडी का सेंटर ऑफ मास आप लोग जो रेगुलर बॉडीज हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्फीयर हो गया, सर्कुलर हो गया, डिस्क हो गई, या कोन हो गया, या सिलेंडर हो गया, या कोई क्यूब हो गया, या क्यूबॉइड हो गया, उसके जो सेंटर ऑफ मास निकल के आएंगे वो इंटीग्रेशन वाले कॉन्टिन्यूअस वाले फार्मूले से लग के आएंगे। ठीक है, हर एक बॉडी का कहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा वो निकालेंगे उस फार्मूले से आप, जो हमने बताया हुआ है। ठीक है, वो प्रैक्टिस का है, बुक में से आप देख देख करके उसमें निकाला हुआ है, प्रैक्टिस कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने की। हम देखेंगे अगर पेपर में आपके पूछा होगा तो उसको डिस्कस करेंगे, जिस बॉडी का पूछा होगा। जनरली समेशन वाले फार्मूले से पूछता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स दे देगा, उसका सेंटर ऑफ मास पूछ लेगा। ठीक है, जैसे 5-6 पार्टिकल दे दिया यहाँ पे, वहाँ पे उसकी पोजीशन पता होगी, सबकी पोजीशन वेक्टर, तब उसके मासेस भी पता होंगे, उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कहेगा कहाँ पे पड़ेगा, वो सेंटर ऑफ मास वो निकाल सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, हम लोग देखेंगे पेपर वगैरह डिस्कस करेंगे अभी, तो देखेंगे उसमें अगर पूछा होगा किस तरीके से क्वेश्चंस, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस को। पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ and the product of the mass of the body, and the product of the mass of the body and the square of the distance between the two axes, and the product of the mass of the body and the square of the distance, ये सब रट्टा मत मारिएगा। ठीक है, जो लिखा गया इसको अपने वर्ड में बना के लिख सकते हैं आप, अभी हम बताएंगे कैसे। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, दैट इज I इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू MA स्क्वायर। देखिए, अगर कोई बॉडी आप ले लीजिए, कुछ इस तरह से शेप है, इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, कोई बॉडी आपने ले ली, उसका सेंटर ऑफ मास आपने डिसाइड कर लिया कुछ इस तरह से, वहां से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे है,
सी, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है। इसी तरह से एक और एक्सिस ड्रॉ करिए, इसके अबाउट में आपको पता हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकाल सकते हैं तो इस एक्सिस के अबाउट में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस ए बी है मान लीजिए, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हुआ तो क्या होगा, आई सी एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ए बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस, यानी इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया रहा होगा, जो जानकारी आपको होनी चाहिए पहले से, ये गिवन रहेगा, ठीक है, या आपको निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लीजिए। फिर उसके बाद यहां से जो डिस्टेंस आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इसके पैरेलल में होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, ए बी जो है वो सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के पैरेलल में हो, तभी हो सकता है, ये थ्योरम तभी लगेगी, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आई है ए, इसका स्क्वायर करें और इसको मास से, टोटल मास से बॉडी के मल्टीप्लाई कर दें और सम अप कर दें सेंटर ऑफ मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाला गया सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट में उससे, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो टोटल बन के आएगा ये इस एक्सिस ए बी के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ठीक है। ये बात कही जा रही है इस थ्योरम में, ठीक है। इसके बारे में लिखिए, वेयर आई क्या है, वेयर आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the body, moment of inertia of the body about any axis, about any axis parallel to the axis about any axis, सिंपल ये लिख लीजिए और इसको हम लोग चेंज करेंगे, अबाउट एनी एक्सिस, और ICM क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ए पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट पैरेलल axis passing through the center of mass of the body, center of mass of the body, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हो गई इसके बारे में, ठीक है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ये ICM है। यानी अगर किसी एक्सिस, आर्बिट्रेरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछ लिया, सिंपल कोई भी एक्सिस, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट में पूछ लिया इस बॉडी का, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास से एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो इसके पैरेलल में हो। सबसे पहले ये ड्रॉ करेंगे एक्सिस कुछ इस तरह से जो इसके पैरेलल दिख नहीं रही है, फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए थोड़ी सी यहाँ पे होनी चाहिए, ये जो डिस्टेंसिंग है वो ठीक होगी तभी हो पाएगा ये, ठीक है। इसके पैरेलल में एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो इसके बीच की डिस्टेंस होगी, इसका स्क्वायर करेंगे और इस होल बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपसे पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे आप, वो एक्सिस ड्रॉ किया हमने, उस एक्सिस से पैरेलल पहले तो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे उस बॉडी का, उस सेंटर ऑफ मास से इस एक्सिस के ही पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। किसी भी पॉइंट से आप इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक सिंगल पॉइंट से पास होने के लिए, पास होती हुई इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसी के पैरेलल में होगी और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालेंगे पहले,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट निकालेंगे और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस दोनों एक्सिस पैरेलल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करेंगे और बॉडी के होल मास से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यही बात कही जा रही है। ठीक है, m है जो वो मास ऑफ द बॉडी है, m जो है वो बॉडी का होल मास है या टोटल मास है। ठीक है, अब यहां पे देखो, चलिए कंसिडरेशन करिए। का प्रूफ अगर आप देखना चाहें, कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देख लें। प्रूफ क्या होगा, प्रूफ हम लोग करें इसका, तो लेट अस कंसीडर a body whose mass is capital M and center of mass of this body is at C। कोई बॉडी आप रिजिड बॉडी कंसीडर करिए ऐसे डिफरेंट शेप की, जहां पर इसका जो है हम लोग सेंटर ऑफ मास जो है वो बना ले रहे हैं सी पर। ठीक है, इस बॉडी का होल मास कैपिटल एम है, सेंटर ऑफ मास जो है इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है वो सी है। वहां से जाती हुई एक एक्सिस ड्रॉ करिए, उसको बोलिए नाम CD, और मान लें इसी के पैरेलल एक एक्सिस है AB जिसके अबाउट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है, इतना कंसीडरेशन आप कर लीजिए। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर अ बॉडी हुज मास इज कैपिटल M एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी इज एट C। द लाइन here, if we draw an axis या an line, an axis AB about which we have to calculate moment of inertia, for this we draw another axis passing through center of mass C and parallel to, for this we draw another axis CD passing through center of mass C and parallel to। देखिए लिखने में थोड़ी बहुत घिचपिच हो रही, पर हम बोल रहे हैं उसको सुन करके लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा तेजी से चलना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस आपका पीछे है, तो हमें सारे टॉपिक्स जो हैं वो तेजी से कवर अप करने होंगे, पर हम एक भी टॉपिक बिना समझाए नहीं जाने देंगे। आप टेंशन ना लीजिए, हम समझाएंगे जरूर उसको। ठीक है, जो भी पढ़ाएंगे उसको समझाया जाएगा, ऐसे नहीं केवल सिंपल लिखा जाए। फॉर दिस we draw another axis passing through the center of mass C and parallel to the axis AB। ठीक है, the perpendicular distance या parallel axis है या
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहिए या डिस्टेंस सिंपल कहिए, क्योंकि हर जगह पे उसकी डिस्टेंस सेम होगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, द डिस्टेंसेस या डिस्टेंस बिटवीन these two axes, these two axes is small a। ठीक है, इतनी जानकारी हमको पता है। ठीक है, ये जानकारी हम जान रहे हैं, तो करेंगे क्या, देखो नाउ लेट अस कंसीडर ए पॉइंट ऑफ मास m। ठीक है, इस एक्सिस CD से स्मॉल m मास का कोई पार्टिकल है जिसकी डिस्टेंस यहां से परपेंडिकुलर x है। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर, नाउ लेट अ पॉइंट मास पार्टिकल P, point mass particle P having mass या point mass particle P at a distance x from the CD axis, mass of the point particle, mass of the point particle, mass of the point particle B small m। ठीक है, ये कंसीडरेशन कर दीजिए, मास ऑफ द पॉइंट पार्टिकल B स्मॉल m। ठीक है, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this point mass particle या point particle, simple point particle है, moment of inertia of this point particle या point mass particle about axis AB will be capital I small m एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। यही तो होता है, किसी एक्सिस के अबाउट किसी भी पॉइंट मास पार्टिकल m है, उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो क्या निकल के आता है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड दैट पॉइंट। तो इस एक्सिस और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स प्लस ए। ठीक है, उसी का स्क्वायर कर दें तो ये पॉइंट पार्टिकल का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ठीक है, नाउ एक सिंगल पार्टिकल का निकल गया, तो अगर होल बॉडी का पूछा जाए, ये कैपिटल आई की बजाय आप इसमें आई डैश कर दीजिएगा। ठीक है, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी विल बी, इसीलिए x को हमने क्या लिया, वेरिएबल लिया है यहाँ पे। x इसीलिए वेरिएबल है कि होल बॉडी उसको कवर अप कर ले, हर एक पॉइंट का x अलग अलग आएगा डिस्टेंस परपेंडिकुलर। ठीक है, पर ये जो कैपिटल ए डिस्टेंस है ये तो फिक्स होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी विल बी कैपिटल आई इक्वल टू समेशन लग जाएगा स्मॉल m x प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस समेशन को कुछ इस तरह से लिख लीजिए और इस इक्वेशन को ब्रेक कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, कुछ इस तरह से समेशन अंदर इनबिल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समेशन m x स्क्वायर प्लस समेशन m a स्क्वायर प्लस समेशन 2a ऑफ m इंटू x, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगले पेज में चलिए, i इक्वल टू क्या होगा, समेशन m x स्क्वायर, अच्छे से लिख लें इसको, समेशन m a स्क्वायर प्लस समेशन 2ax इंटू m। m तो समेशन से बाहर हो जाएगा यहाँ पे,
समेशन से बाहर कर रहा हूँ, ए जो है ये समेशन से बाहर हो जाएगा। ये समेशन यम एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, समेशन यम इंटू एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या बनेगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास बनेगा। ठीक है, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस जो स्क्वायर डिस्टेंसेस हैं वो सेंटर ऑफ मास से ली गई है, जो एक्सिस पास कर रही है उसके अबाउट में है एक्स, और हर एक बॉडी का मास उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो क्वांटिटी बनेगी इसको बोलेंगे ICM, यानी सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो क्वांटिटी बनेगी यहाँ पे देखो ए स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, इसको लिखेंगे समेशन ऑफ एम, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, यहाँ पे 2a कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, ये लिखा जाएगा m इंटू एक्स, कुछ इस तरह से। ठीक है, देखो ये समेशन m जो है वो होल मास ऑफ द बॉडी है, तो इसको ICM प्लस ए स्क्वायर इंटू कैपिटल M लिख लेंगे प्लस 2a समेशन m इंटू एक्स। हर एक पार्टिकल का आप मास और डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके सम अप करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा, देखो जो ये सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट पूरी बॉडी सिमेट्रिक होती है। ठीक है, हर एक पॉइंट के अबाउट एक अपोजिट पॉइंट मिलेगा आपको, वो पॉइंट क्या होगा उसका, इसकी डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव में आई हुई है वो निगेटिव में आएगी, और समेशन करेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगी। ठीक है, here summation m into x is called moment of, is called sum of moment of, is called sum of moment of the sum of the moment of the all particles about the axis CD which passes through center of मास कैपिटल सी। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास कैपिटल सी से पास हो रही, स्मॉल सी से, ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी डी है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल का नोटेशन थोड़ा सा रखिएगा डिफरेंस करने के लिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसको स्मॉल सी लेके चलिएगा। ठीक है, और वो कैपिटल सी डी है। ठीक है, विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास स्मॉल सी। ठीक है, सो द एल्जेब्रिक सम, ये जीरो होता है, क्यों होता है, ऑफ ऑल मोमेंट्स, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। ठीक है, ये क्वांटिटी जो है वो जीरो आ जाएगी। ये अगर जीरो आ गई तो इक्वेशन जो आपकी क्या बन के आएगी, I इक्वल टू ICM प्लस m इंटू ए स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया आपका, ये जीरो होगी। इसको थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करना हुआ तो आप क्या करिएगा, एक कोऑर्डिनेट बनाइएगा इसी सेंटर ऑफ मास से जाता हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बनाइएगा XYZ एक्सिस इसी के अबाउट में। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से जब आप कोऑर्डिनेट बना लेंगे तो केवल सिंगल देखिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, मान लीजिए ऐसे कोऑर्डिनेट बना लिया हमने XYZ, केवल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जितने पॉइंट्स होंगे उन सबका मास, और जितने पार्टिकल्स होंगे उन सबका मास और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और वो सम अप करेंगे। इसी तरह से नेगेटिव एक्सिस के अबाउट में जो डिस्टेंसेस आएंगे वो माइनस में आएंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को सम अप करेंगे तो वो जीरो होगा। इसी तरह से y का इसके साथ नीचे वाले के साथ जीरो, z का इसके साथ जीरो। क्यों जीरो हो रहा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक है पॉइंट है, इसके चारों ओर बॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अलग अलग पार्टिकल के मासेस का वो एक सिमेट्रिक होगा या
यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, एग्जैक्ट होगा। जो डिस्टेंस किसी पार्टिकल के एंड पॉइंट की यहाँ पे आएगी एकदम एग्जैक्ट, इसी के अपोजिट एक और पार्टिकल मिलेगा, उसकी डिस्टेंस आएगी, ठीक है। तो वो दोनों डिस्टेंसेस जब आप देखेंगे तो एक निगेटिव में होगी एक पॉजिटिव में होगी, वो ओवरऑल सम अप करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसको जीरो लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। जब कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कंसीडर करेंगे तो मोमेंट्स निकालेंगे, तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट आता है किसी भी बॉडी का वो जीरो आता है, ठीक है। ये यहाँ पे इनबिल्ट हुई है बात। अब दूसरी थ्योरम आपकी जो है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, वो क्या है वो भी देख लो, ठीक है। जो दूसरी थ्योरम है आपका उसका नाम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, वो क्या है उसका स्टेटमेंट लिखिए, एक्सेस ई यहां पे बनाइएगा, ठीक है। दिस थ्योरम स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना, यहां पे प्लेन लैमिना की बात होगी, ठीक है। जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी वो प्लेन लैमिना की लगेगी, और जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी वो किसी भी बॉडी के लिए लग सकती है, पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है प्लेन लैमिना के अबाउट में ज्यादा ठीक होती है, सुटेबल पड़ती है, ठीक है। वैसे इसको भी किसी के अबाउट में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर प्लेन लैमिना में ये ज्यादा सुविधाजनक होगा, कन्वीनियंट होता कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। दिस थ्योरम लैमिना के बारे में हमने बताया हुआ था, जिसमें आपकी लंबाई और चौड़ाई तो होगी पर मोटाई नहीं होगी, जैसे सिंपल कोई प्लेट, ठीक है, या नॉर्मल कोई डिस्क या मेज, उसकी थिकनेस नहीं होती है, मेज का जो पार्ट ऊपरी वाला होता है वो थिकनेस बहुत ही मिनिमम होती है लेंथ और विड्थ की कंपैरिजन में, ठीक है। उस टाइप को लैमिना बोलते हैं, उस टाइप के शेप को। देखिए दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, this theorem states that the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its, देखिए परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू इट्स, पैरेलल के लिए हम लोग ये साइन इस्तेमाल कर सकते हैं, जानते रहिएगा। परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, sum of moments of inertia of the lamina about two axes at right angle to each other, in its own plane, and intersecting each other at the point at the points where the perpendicular axis
द परपेंडिकुलर एक्सिस where the perpendicular axis passes through it. Where the perpendicular axis passes through it. देखिए एक बार स्टेटमेंट देखिए क्या ध्यान से. This theorem states that the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane. कोई लैमिना आप बना लीजिए सिंपल, ठीक है. मान लेते हैं रैंडम शेप का कोई लैमिना है, इस पर हमें किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हुआ जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कुछ इस डायरेक्शन में. जैसे हमने बना तो दी है इस तरह से, ध्यान दीजिएगा ये इसके प्लेन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जो हमारी पेन की डायरेक्शन है. देखिए कुछ इस तरह से, अगर ये लैमिना इस बोर्ड की डायरेक्शन में कुछ इस तरह से हो प्लेन इसका, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो हमारी पेन की डायरेक्शन है वो होगी कुछ इस तरह से, ठीक है. इसके अबाउट में हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हुआ तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके अबाउट आएगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें हम लोग जो इस प्लेन पर हो और आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है. कुछ इस तरह से दो लाइन ड्रॉ किया, आपस में परपेंडिकुलर हैं और इसी प्लेन में हैं वो दोनों लाइंस. ध्यान दीजिएगा ये आपस में परपेंडिकुलर हैं और इसी प्लेन में हैं. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट और इसके अबाउट निकाल करके समअप करें तो थर्ड एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के चला आएगा, ठीक है. इसको लिखते कैसे हैं देखो, I इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है. इसको आई जेड नाम भी दे सकते हैं. एक बार अगर इसकी आप देखना चाहें, देखो यहां पे हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं सिंपल, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है. जो आपकी लैमिना होगी वो किसी एक प्लेन में होगी. मान लेते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस है कुछ इस तरह से. लैमिना जो है आपकी एक्स वाई प्लेन में ऐसे कुछ इस तरह से है, ठीक है. एक्स वाई प्लेन में है तो हम लोग करेंगे क्या, देखो जो लैमिना है आपकी वो एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरह से है. अगर हमें जेड एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हुआ तो इस जेड एक्सिस जो इस लैमिना को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उसी पॉइंट से हम लोग दो और लाइन ड्रॉ करेंगे. एक एक्स मान लेते हैं, दूसरी वाई, दोनों की दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में और जेड के भी साथ परपेंडिकुलर होंगी क्योंकि जेड एक्सिस जो है उस पूरे प्लेन लैमिना प्लेन पर परपेंडिकुलर है और ये दोनों लाइन अगर प्लेन में है तो जेड भी उसके परपेंडिकुलर होगा. अगर इसके अबाउट हमें पता हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स और आई वाई तो उसका समअप करेंगे तो तीसरी एक्सिस जो आई है जेड एक्सिस उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा, ठीक है. प्रूफ कैसे है देखिए, प्रूफ हम लोग करते हैं इसका. प्रूफ यहां पे देखो, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल, लेट अस कंसीडर a particle P, let us consider a particle P of the lamina, P at the lamina या on the lamina, ठीक रहेगा. Let us consider a particle P on the lamina of mass small m. The distance of the particle P from the axis, the distance of the particle P from the axis OX and OY. देखिए एक कोई लैमिना हमने बना ली, यहाँ पे पॉइंट O है जिससे हमने दो एक्सिस ड्रॉ किए परपेंडिकुलर OX और OY.
ये लैमिना में ही प्लेन के अंदर है, ठीक है, लैमिना प्लेन के अंदर ही है, जो लैमिना प्लेन है उसी के अंदर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे कोई पार्टिकल P है इसी लैमिना पर, इसका मास स्मॉल m है, इसकी जो डिस्टेंसेस हैं OX और OI से वो कितनी होंगी, देखिए द डिस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकल P फ्रॉम द एक्सिस OX एंड OY आर Y एंड X रिस्पेक्टिवली, ठीक है। OX के अबाउट जो डिस्टेंस होगी वो Y है और OY के साथ जो डिस्टेंस है वो स्मॉल x है, ठीक है। ये डिस्टेंसेस हैं OX और OY से। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान दीजिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अगर हम लोग लिखें, यहां पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ I अबाउट किसके होगा, ये देखो एक ऐसी लाइन जो O से पास आउट हो रही हो और इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो वो कैसे लिखी जाएगी, देखो mr², कुछ इस तरह से होगा। पार्टिकल P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा लिखा जाएगा, m इंटू r²। ध्यान दीजिएगा O के अबाउट में हम लोगों ने क्या लिया है, एक एक्सिस ली है जो O से पास आउट हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल P about an axis OZ perpendicular to the plane of the lamina, ठीक है। यानी कोई ऐसी लाइन जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है और O से पास आउट हो रही है, तो कुछ इस तरह से होगा, वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल P फ्रॉम पॉइंट O, ठीक है। पॉइंट O से इस पॉइंट पार्टिकल P की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस आपकी एक्सिस से भी डिस्टेंस कही जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्सिस जो है केवल पॉइंट O पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है इस लैमिना को, ठीक है। लैमिना की कोई अपनी थिकनेस नहीं है, ठीक है, थिकनेस को एकदम मिनिमाइज किया है, इसी लैमिना को यही डिफिनीशन भी होती है लैमिना की। तो पॉइंट O से जो एक्सिस पास आउट होगी उस एक्सिस से अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है किसी भी पार्टिकल की तो वो पॉइंट O से ही वो डिस्टेंस होगी, क्योंकि पॉइंट O से पास होने वाली जो लाइन जो परपेंडिकुलर है उसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा O से ही डिनोट की जाएगी या O से ही कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। तो पार्टिकल P का हमने डिस्टेंस माना है स्मॉल r पॉइंट O से, ठीक है। हियर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the whole body about OZ will be, अगर हम होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो देखो क्या आएगा, I इक्वल टू, इसको IZ से डिनोट करिए, यहाँ पे सिंपल I से डिनोट किया, इसको IZ से डिनोट करिए तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ mr²। यानी हर एक बॉडी के जो मासेस हैं उनकी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट को सम अप कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो होगी
आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फिर से इसको हम लोग देखो समेसन एम, जो आर डिस्टेंस है आपकी यहां से पॉइंट पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या डिस्टेंस है सिंपल पॉइंट ओ से, ये आर जो है यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये जो ट्रायंगल बनेगा ओ पी और मान लेते हैं यहाँ पे एन है, यहाँ की डिस्टेंस स्मॉल एक्स होगी, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर जो होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर की डिस्टेंस कुछ इस तरह से लिखती जाएगी, इसको लिख सकते हैं समेसन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेसन एम वाई स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा समेसन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेसन एम वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग आई वाई प्लस आई एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस वाई या ओ वाई एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एक्सिस। इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिए जाएंगे इस तरह से। ठीक है, जब आप ओ आई और ओ एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे आई वाई और आई एक्स, यही क्वांटिटी आएगी। तो यहां से आपकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो प्रूफ हो गई। ध्यान रखिएगा वो लैमिना के लिए ही इस्तेमाल होगी, किसी भी रैंडम शेप ऑफ बॉडी के लिए इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको, इसीलिए सिंपल लैमिना के लिए ही इसको इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका खत्म हो रहा है। इसके आगे जो आपका टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल, ये तीनों जब डिस्कस हो जाएंगे तो आपकी पहली यूनिट जो काफी बड़ी है वो एंड हो जाएगी। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।